अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं अनमोल हार। प्रोग्राम में आज गुफ्तगू की जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पार्लिमानी इजलास हो रहे हैं पार्टी के, और कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हो रहे हैं और पार्टी की टिकटों की तकसीम की जा रही है। अब देखना यह है कि कौन से कारकुन को टिकट दी जाती है और कौन सा कारकुन नाराज हो जाता है। इसके अलावा कुछ नाराज कायदीन भी हैं, उनके हवाले से पार्टी क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है वो भी गौर अमल है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम तर सियासी जमातों का एक अलायंस बन चुका है। इस माहौल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में किस तरह से हिस्सा लेती है और अपना नाम आगे लेकर चलती है, ये बहुत बड़ा एक रोल बन जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इन सब चैलेंजेस को साम लेकर चलना। अगर पीटीआई की बात करी जाए तो पीटीआई के बानी चेयरमैन और इसके साथ साथ कई रहनुमा अभी जेल में मौजूद हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू चल रही है। तो देखना यह है कि पीटीआई इन तमाम तर चीज़ों के साथ इलेक्शंस में किस तरह से आती है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नायाब गौहर जान साहिबा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब और पीएमएलएन की रहनुमा होंगी सबा सादिक साहिबा। बहुत शुक्रिया सबा साहिबा आपके टाइम के लिए। सबा साहिबा, आपसे पहला सवाल जानना चाहूँगी कि पीएमएलएन तो जोड़ तोड़ की बड़ी सियासत में मसरूफ़ है और सारी सियासी जो पार्टियां उनके साथ जो है वो जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई आईपीपी के जो रहनुमा हैं जहांगीर तरीन उनके साथ, और जहांगीर तरीन साहब ने आपसे एक बड़ी सीटों का जो है वो डिमांड कर ली है, 15 नेशनल असम्बली की और 25 प्रोविंशियल असम्बली की। आपको लगता है कि पीएमएलएन इस डिमांड के ऊपर पूरा उतरेगी और एक्सेप्ट कर लेगी इसको? बहुत शुक्रिया अनमोल आपका मुझे आज के प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जैसे ही कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस पहुँचे और मुल्क के अंदर एक सियासी खुशगवार फ़ज़ा, मुल्क के अंदर अमन व अमान और सलामती की फ़ज़ा हमें नज़र देखने में आ रही है। और 8 फरवरी को जैसे इलेक्शंस का शेड्यूल आ गया हुआ है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला मुल्क के अंदर, तो ये जो सियासी जोड़ तोड़ है, ये सियासी जो अलाइंसेस हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स होंगे, उनके साथ मिल के बैठ के बहुत सारे मसाइल के ऊपर जो है वो गुफ्तो शनीद भी होगी और उनके साथ जो है कहीं सीट एडजस्टमेंट होगी और कहीं पे हमें एक दूसरे के साथ जो है मद्दे मुकाबिल भी खड़ा करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि हमारे साथ लॉन्गर लास्टिंग कोलिशन किसके साथ चलती है। तो अभी इनिशियल हमारी बातचीत चल रही है डिफरेंट पार्टीज़ के साथ, डिफरेंट हमारे अकाबरीन के साथ, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए, इसी तरह एमक्यूएम के साथ बातचीत चल रही है सिंध के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक सियासी अमल का हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह हमारी पार्टी, हमारी क़यादत उनके साथ बैठ के तमाम मामलात को एक अच्छे तरीके के साथ इंशाअल्लाह लेके आगे चलेगी, ताकि मुल्क के अंदर जो एक जमहूरी निज़ाम का तसलसल रुका हुआ था, जो मुल्क के अंदर एक इंतकाम की फ़ज़ा चल रही थी कि मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मैं किसी के साथ जो है वो सियासी इंतकाम को इस हद तक ले जाऊंगा कि मुल्क और हमारी आवाम दांव पे लग गई है। तो एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। इससे पहले तो उन्होंने जो है वो इस तरह से कोई सियासी जोड़ तोड़ का उनकी तरफ से कोई नज़र नहीं आ रहा था कि दरवाजे खुले हैं उन्होंने अपनी सियासी मुफाहमत के लिए, लेकिन अब एक बड़ी डिमांड है। 25 सीटें वो प्रोविंशियल असम्बली की मांग रहे हैं, 15 नेशनल असम्बली की मांग रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास इतनी स्पेस है कि ये सारी सीट एडजस्टमेंट वो ले सके? अनमोल, ये कोई पहली नई बात नहीं है। जब बैठते हैं सियासी लीडर और सियासी पार्टीज़ तो एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत की जाती है और इस बातचीत को हतमी मराहिल तक आने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। और ये कोई हतमी फ़ैसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उनके साथ बैठ के हमारी पार्टी, हमारे कायद, हमारी लीडरशिप जो है वो मामलात को इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से आगे लेके चलेगी। ठीक है, अगर काफ लीग की बात कर लें, जो चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी नवाज शरीफ ने मुलाकात की है, और उस मुलाकात का क्या अहवाल है? क्या काफ लीग भी कोई सीट एडजस्टमेंट की डिमांड कर रही है या नून लीग उनसे कोई सीट एडजस्टमेंट की डिमांड कर रही है? उस मुलाकात का अहवाल जो है वो क्या? देखिए, अभी फ़िलहाल आप जो सीट एडजस्टमेंट्स की बात कर रही हैं, मैं समझती हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज साहब और हमारी लीडरशिप का, मरियम बीबी का और हमारे सियासी लीडर्स का दीगर पार्टियों के जो हैं क़यादत के साथ मिलकर बैठने का मकसद ये है अनमोल कि हम मुल्क के अंदर एक सियासी जो फ़ज़ा है उस तसलसल को बरकरार रखें, सबके साथ मिल के मुल्क जिस माशी बदहाली तक पीटीआई की हुकूमत और उसका जो लीडर था वो लेके आया, उसको बेहतर करने के लिए हमें मिलजुल के आगे बढ़ना पड़ेगा।
और मैं समझती हूँ ये बहुत वाइज डिसीजन है कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब का और हमारी लीडरशिप का कि चौधरी शुजात हुसैन साहब हों, MQM हो, आपके बलूचिस्तान का सबसे पहला विज़िट जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया, वहाँ के लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, ताउन का यकीन दिलाया और कायद ने भी ये कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला बलूची भाइयों के साथ खड़े हैं। लाइकवाइज चौधरी शुजात साहब एक सीनियर सियासतदान है, जहांगीर तरीन साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल एक अपनी माइलेज रखते हैं और उनकी स्टैंडिंग है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि चौधरी शुजात साहब हों, हमारे बाकी दीगर सियासी पार्टियों के अकाबरीन हों। के साथ आपकी जो बैठक रही है आपके कायद की, वो बैठक कामयाब हुई है या अभी उसके ऊपर बातचीत और होगी, मजीद होगी? जैसे अगर MQM की बात कर ली जाए तो MQM के साथ भी जो सियासी इत्तेहाद था वो एकदम से नहीं हुआ तो उसमें टाइम लगा था, कुछ मुलाकातें हुई थी, आपका पूरा वफ्द जो है वो सिंध में गया था। तो इस हवाले से जानना चाहूँगी कि अभी हतमी फैसला हो चुका है काफली के हवाले से या अभी बातचीत जारी है? देखिए, ये पहली मुलाकात थी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ और अभी उनके साथ रस्मी मुलाकात हुई है और इंशाअल्लाह ताला अभी और मुलाकातें भी होंगी और ये तसलसल बरकरार रहेगा, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारी बाकी लीडरशिप का यही कहना है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे साथ मुल्क और कौम की तरक्की के लिए चलना चाहते हैं, हम उनके साथ बैठेंगे भी, उनके साथ बातचीत भी करेंगे और अपने दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रखेंगे। ठीक है सबा साहिबा, एक और जो मौजू पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन से पहले जो बड़ा सरेआम है कि वो हल्का बंदियां को लेकर आपकी पार्टी के अंदर से भी बहुत सारे लोग जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि हल्का बंदियां जो है वो तब्दील हुई हैं और ये जो है इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। क्या अब कोई वक्त बच गया है कि उन हल्का बंदियों को चैलेंज किया जाए, क्योंकि 8 फरवरी को तो इलेक्शन है, अगर उस सिलसिले में चले जाते हैं तो वक्त ज़ाया होगा। आपको लगता है कि अब आपकी पार्टी की जानिब से अगर कोई हल्का बंदियों को लेकर चैलेंज किया जाता है तो ये ठीक होगा? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मसला है तमाम उन लोगों के लिए जो इलेक्शंस में आगे आ रहे हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को लेके मामलात काफ़ी मसाइल का शिकार हैं। तो अब चूँकि 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं और उन इलेक्शंस की तैयारी के लिए वक्त बहुत कम है। अब जो हल्का बंदियों के मसाइल हैं इनको हल करने के लिए हमारे पास इलेक्शन कमीशन के अलावा बाकी और आला अदालतें भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह वहाँ से इनको रिलीफ मिलेगा और जो हमारे उम्मीदवारान होंगे उनके लिए हल्का बंदियों के मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह मामलात को तय कर लिया जाएगा हायर अप फोरम्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि 1.5 माह पहले जब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे तो उनका स्टेटस मुख्तलिफ था, लेकिन अगर आप देखें तो हर केस में उन्हें आसानी मिल रही है। एवन फील्ड में देख लें, फ्लैगशिप में देख लें, बाकी भी तमाम तर जो केसेस हैं, रेफरेंसेस हैं उनके ख़िलाफ़, उनमें बहुत आसानी मिली। तो एक तरफ रास्ते की सारी रुकावटों का दूर हो जाना और फिर बाकी पार्टियों की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला आना, ये बड़ा उनकी तरफ से एक जायज़ सा गिला लगता है। आपको नहीं लगता कि वाकई नवाज शरीफ के लिए आसानियाँ बन रही हैं और जो बाकी जो पार्टियाँ गिला कर रही हैं उनका गिला जो है वो जायज़ है? बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और तमाम मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उनके ऊपर जो झूठे केसेस बनाए गए थे, जो आज से 2 साल पहले भी साबित ये लोग नहीं कर सके जिन्होंने बनाया था, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। झूठे केसेस थे। हमारी आला अदालतें और हमारी अदलिया के ऊपर हमें पूरा पक्का यकीन है कि वो ऐसे झूठे केसेस का फ़ैसला जो है वो इंशाअल्लाह ताला कानून के तकाज़ों के मुताबिक जो है उनके फ़ैसले देंगे और रिलीफ मिलेगा। और इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हमारी अदलिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को झूठे केसेस के जो हमें रिलीफ दिया है वो हमारे ऊपर केसेस बनते ही नहीं थे। कोई मुकदमा उस दौर में भी आप बता दें कि कोई साबित हुआ हो, वो नैब का था या वो हमारी बाकी अगर वही देखा जाए ये सारे मामला चेयरमैन PTI जो साबिक PTI के चेयरमैन हैं, अब साबिक ही कहेंगे उन्हें, अगर ये देखा जाए तो ये मामला अब जो उनके ऊपर आ रहे हैं यही सारे मामला 2018 में नवाज शरीफ के ऊपर थे। तो मुमासलत बड़ी लग रही है अगर कंपेयर किया जाए दोनों की चीज़ों के ऊपर, दोनों के सारे केसेस के ऊपर। तो जो मुश्किलात पहले वो 2018 में नवाज शरीफ ने झेली, अब लगता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले इमरान खान जो है वो झेल रहे हैं। इन्होंने 1% नहीं झेली। जो चेयरमैन साबिक PTI थे इमरान खान, उन्होंने 1% इस दौर में वो तकलीफ़ें नहीं झेली, वो मुकदमात का सामना नहीं किया जो हमारी क़यादत ने किया है। झूठे केसेस के ऊपर जो है उनको पाबंद सलासिल किया गया, बाप के सामने बेटी को जो है अरेस्ट कर लिया गया,
ऐसे वाकयात जो हैं वो इन्हीं के दौर में हुए हैं। ना लेकिन इनकी अगर देखा अहलिया, ना जाए- इनकी फैमिली और ना इमरान खान को किसी झूठे केस में घसीटा गया है। जो केसेस इनके ऊपर बने हैं वो यकीनन सबके सामने साहिबा, है। आप देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं और जो बीवी हैं वो भी अब अदालती कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। तो लग तो यही रहा है कि लाडले उस वक्त की कोई और थे, अब लाडले तब्दील हो गए हैं। देखें, मैं इस बात को बिल्कुल जो है गलत कहूँगी। मियाँ नवाज शरीफ लाडले नहीं हैं। वो इस मुल्क के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने इस मुल्क और कौम की खिदमत करके दिखाया है। जो 16 माह शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा के संभाले हैं और जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क की डिफ़ॉल्ट होते हुए किनारे से उठा के इसको इसहाक डार साहब, वो उनकी टीम और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ मशवरा शामिल रहा, तो लाडला हमारी पार्टी जो है वो उनमें कोई लाडला नहीं है। हमारी पार्टी लाडली इसलिए है आवाम के दिलों के अंदर कि उन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की है। उन्होंने अपने जो भी हमारे पास जो वक्त मिला, हमने इस कौम के लिए एक एक लम्हा अपना खिदमत के लिए सर्व किया। अगर कौम के ऊपर सैलाब का मसला आया या साहिबा, आपसे एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हम बदले की सियासत के अंदर नहीं जाएंगे, हम बदले की सियासत नहीं करेंगे। अब उन्होंने जो रिसेंट कहा है कि हम 2017 से पहले जो हम पर केसेस बनाए गए उनका भी एहतसाब चाहते हैं, तो ये 2 बयान देना, ये 2 बातें करना किस तरह से देखती हैं आप इसको? आपने मियाँ नवाज शरीफ की वो स्पीच सुनी जो उन्होंने आके पाकिस्तान पहली की, और उस स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं किसी बदले की सियासत पे यकीन नहीं रखता, मगर जो उनके साथ सलूक नारवा किया गया, उनके अहले खाना के साथ जो सलूक किया गया, तो एहतसाब वो इस चीज़ का चाहते हैं कि मेरे साथ जो इन्होंने झूठे मुकदमात किए, मेरी बेटी के ऊपर झूठे मुकदमात किए, मेरी जो बाकी पार्टी के मेंबर्स हैं उनके साथ जो सलूक किया, तो वो उसका पता चलना चाहिए कि इसमें कितनी हकीकत थी, क्यों ये किया गया। वो इस चीज़ का एहतसाब चाहते हैं। अदालत जाने, अदालत की कार्रवाई जाने और साबिक चेयरमैन पीटीआई जाने। ना हमारी पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो रही है, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने या हमारी लीडरशिप ने कोई इस किस्म का बयान दिया है। उनका सिर्फ एक ही मंशूर है कि इस मुल्क और अवाम की खिदमत करना और पाकिस्तान को जो ये तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया, माशी तौर पे भी, तरक्याती तौर पे भी, और हर तरह से हम कौम बदहाली का शिकार हो गए, उसको बेहतर करने के लिए जो है उनकी तमाम एफर्ट्स पुट इन हो रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस के बाद वाज़िया अक्सरियत के साथ हमारी पार्टी, हमारे साथ जो भी अलायंस में होंगे, हम आवाम के वोटों से जीत के आएंगे। लेकिन इलेक्शंस के ऊपर तो हर जो है वो पाकिस्तानी की नज़र है, और देखना ये है कि इलेक्शंस के बाद कौन सी पाकिस्तान की जमात जो है वो इक़्तिदार संभालती है और किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को ख़ास तौर पर लेकर चलती है। सबा सातिक हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सियासी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नायाब गौहर जान साहिबा। बहुत शुक्रिया नायाब साहिबा आपके टाइम के लिए। और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। नायाब साहिबा, आपसे पहले जानना चाहूँगी कि मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब बड़े बैक फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं, हमें फ्रंट लाइन पे उनकी मौजूदगी नज़र नहीं आ रही। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, अगर सियासी जोड़ तोड़ के सिलसिले की बात करें, तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जरदारी साहब बहुत एक्टिव हैं सियासत के अंदर उस तरीके से जैसे वो हुआ करते हैं। क्या वजह उनकी? क्या इंट्रा पार्टी क्लैशेस या बेटे के साथ जो मामला चल रहे हैं, क्या वो वजह है इन सब की? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये गलत एक तासुर है कि इंट्रा पार्टी क्लैशेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। मैं ये समझती हूँ कि हमें सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हमें 24/7 न्यूज़ साइकिल्स चलाने हैं, तो इस वजह से हमें ख़बरें इस तरह से बनानी नहीं चाहिए। क्योंकि क्वेटा के अंदर जो हमारा यौम तासीस के हवाले से जो जलसा हुआ, उसमें ये सारी जो रूमर मिल थी उसको हमने ये बताया कि जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सेम पेज पर हैं। तो पहली तो ये बात है कि वहाँ से हमने ये एक जवाब दिया उन सब लोगों को जो ये रूमर्स फैला रहे थे। दूसरी बात आपने ये की, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं। इस वक्त वो पंजाब में हैं, अहम मुलाकातें वो कर रहे हैं। कल उनके बलूचिस्तान के कुछ रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मज़ीद उनकी और भी पंजाब पीपल्स पार्टी के जो अहम कुछ रुकन
हैं उनसे मुलाकात हो रही है और उन्होंने पंजाब के हवाले से एक स्ट्रैटेजी भी जारी की है। तो हमारी एक कंबाइंड एफर्ट चल रहा है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो फुल वाहिद इस वक्त लीडर हैं, अवामी लीडर हैं, जो इलेक्शन की अपनी मुहिम उन्होंने चला ली है और वो अवाम के पास हैं। उन्होंने पहले खैबर पख्तूनख्वा का एक दौरा किया, उसके बाद वो बलूचिस्तान गए और अब वो वापस खैबर पख्तूनख्वा में हैं और वहाँ पर वो लोगों के पास हैं, लोगों के पास अपना मैनिफेस्टो लेकर जा रहे हैं, अपना मंशूर लेकर जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से पीपल्स पार्टी जो है वो एक्टिव है और मैं ये समझती हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट की जो सारी बात है इसको हमने साबित कर दिया है कि लेकिन अगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद की बात कर ली जाए तो जिस तरह से नून लीग एक्टिव है, MKM हो जाए, आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ उनकी मुलाकात हुई, सिंध में उनका वफ्द गया, आपकी ही सूबे में उनके वफ्द ने जाके एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस बना लिया पूरा एक, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह से कोई रिएक्शन नज़र नहीं आया या कोई इसके ऊपर कह लें कि रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बिल्कुल ब्लैंक सा बिल्कुल लग रहा है प्लेटफॉर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रिएक्शनरी जमात नहीं है। वो लोगों को सिर्फ जवाब देने के लिए या बदले लेने के लिए या रिएक्शनरी पॉलिटिक्स के लिए यहाँ मैदान में नहीं है। हमारी अपना एक तर्ज़ सियासत है और वो हमेशा से ये रहा है कि हम रीच आउट करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो पार्टी है उसके अंदर मुकर्रर भी कर दिया गया है, बहुत से लोगों को ये टास्क दिया गया है कि वो पंजाब के अंदर भी बहुत से इम्पॉर्टेंट जो हमारे लोग हैं उनको भी रीच आउट करें। बहुत सी और जमातें हैं, रीजनल जमातें हैं, कौमी और जमातें हैं, उनके भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो इंतखाबात के लिए हमारा ये जो है ये पूरी तरह से हम मैदान के अंदर है। लेकिन मैं फिर एक बार ये स्ट्रेस करना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एट द एंड ऑफ द डे अवामी जमात है। तो सबसे पहला जो जवाब है, सबसे पहला जो राब्ता है वो हमने अवाम के साथ करना है। और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाहिद लीडर हैं जो फील्ड में हैं और जो अवाम से बात यकीनन अवामी राब्ता नहायत ज़रूरी है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जरदारी साहब तो बड़ा एक मैनिफेस्टो के साथ पंजाब में तैयारियों में, नायाब साहिबा बता रही हैं कि बड़े सरगर्म हैं। अगर आपकी पार्टी की बात कर ली जाए तो आपकी पार्टी अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर स्टक है क्योंकि आगे बढ़ने का मौका शायद मिल नहीं रहा, या आपकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इतने ज़्यादा मुतनाज़े हो गए कि आगे बढ़ाया जा ही नहीं रहा। अगर उनकी बात कर ली जाए तो वीडियो प्रूफ जो है वो अब सबमिट करा दिए गए हैं और उसके बाद क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है गैर जानिबदार है या नहीं है। इस मुल्क में 175 पार्टियां हैं। किस किस पार्टी के अंदर इलेक्शन में पहले वो बता दीजिए, उन्हीं ने उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया। दूसरे, जब हम उनके पास अब से कोई 80-82 दिन पहले गए थे तो उन्हें कहा हमने आपका इलेक्शन मान लिया और वहाँ ये कहा कि ठीक है। रिटर्न फैसला लिखने में उन्हीं ने 71 दिन लगाए और 71 दिन के बाद जब वो फैसला आया तो उन्हें कहा कि आपके इलेक्शन गलत है। किस किस जमात के इलेक्शन हुए हैं, सबके अनअपोज्ड आए हैं, सारे के रिजल्ट वही हैं। अगर अनअपोज्ड हो तो उसके लिए कोई मीटिंग ज़रूरी है? जब पैनल ही एक हो तो किस चीज़ का सबूत चाहिए? सबूत ये चाहिए कि PTI का कोई और पैनल बना था जिसने पेपर दाखिल किए थे और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वो तो कोई है ही नहीं। लेकिन फिरदौस साहब, वो तो कह रहे हैं कि कोई वोटर्स लिस्ट नहीं थी, कोई रिटर्निंग ऑफिसर्स, कुछ भी इस तरह का तरीकाकार नहीं अपनाया गया PTI की जानिब से। अच्छा जी, देखिए बड़ी सीधी है। PTI जो है वो शायद दूसरी पार्टियों से जरा बल्कि खास तौर पर उन्होंने तो कहा कि कबूल है करके इलेक्शंस पूरे करा लिए उन्होंने अपनी पार्टी के। एक मिनट सुन लेना। पहली चीज, हमारे पास एक ऐप है मेंबरशिप की, राब्ता, आप भी मेंबर बन सकती हैं। हमारी पूरी डिजिटलाइज मेंबरशिप लिस्ट मौजूद है उस ऐप के जरिए। जिसको आके देखना है चेक कर ले, हम छापते नहीं हैं। इट इज़ अवेलेबल टुडे। और ये हमने ऐप आज नहीं बनाई है कि अभी हम पिछले 2 साल से अपनी तमाम
राब्ते उसी राब्ते के जरिए करते हैं, ऐप के जरिए, एंड इट इज़ एन एक्टिव ऐप। तो इससे बड़ा मैं सबूत क्या दे सकता हूँ? उसके ऊपर जितने मेंबर्स हैं वो इसके गवाह भी हैं कि हम मेंबर्स हैं और हमसे कम्युनिकेशन होती है। अब ये अगर किसी जमात को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं एंड दे ट्राइंग टू इंश्योर, हमारे लोगों को इजाज़त नहीं मिल रही, हमने कराची के अंदर अपनी मीटिंग कॉल जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, कहीं पंजाब में नहीं दी गई, हमने कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाए हुए हैं, हमारा जो आदमी है वो सब छुपे हुए हैं, इससे कि जो निकलता है, जो नहीं भी निकल रहे उनको ढूंढ के निकाला जाता है। इंटरव्यू देता के लिए 9 दिन 8 दिन 7 दिन रखे, उसके बाद वो आता है, वो इंटरव्यू देता है और उस इंटरव्यू में 3 उसकी राहें। फिरदौस साहब, आप ये बताइएगा कि अब आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन से हो गए, उनके खिलाफ अपीलें भी की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनको चैलेंज भी किया जा रहा है, आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों के बाद इलेक्शन कमीशन आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगी और बल्ले का निशान आपके पास रहेगा, जिसके लिए सारी तगदो की गई? चेयरमैन, जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं, उनको जो है वो साइडलाइन करके बैरिस्टर गौहर साहब को फ्रंट बुलाया गया। देखिए, पहली चीज़ तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारी कोशिश ये है कि हमारी जद्दोजहद पुरअमन है, हम इलेक्शन ही के ज़रिए तब्दीली चाहते हैं। हम समझते हैं हमारे वतन, हमारे इस मुल्क जिसके ऊपर हम लोग सब जान देते हैं, उसकी तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि तब्दीली इक़्तिदार जब भी हो वो इलेक्शन के ज़रिए हो, किसी और ज़रिए ना हो। इस वक्त जितनी हुकूमतें हैं पाकिस्तान में वो गैर आइनी है, आइन पामाल हो चुका है। ये जितने लोग लीडर बने फिरते हैं उनको और कहते हैं हमने पाकिस्तान का आइन की पासदारी कर रहे हैं, तो कोई नहीं कर रहा। आज इस केयर टेकर सेटअप को भी 90 दिन से ज़्यादा हो गए, जो पंजाब के अंदर। फिरदौस साहब, खैर ये तो एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, एक लंबी बहस छिड़ जाएगी कि केयर टेकर गवर्नमेंट का कितना टाइम है और बाकी आइन के ऊपर कौन सी सियासी जमात चल रही है। बेटा बात सुनिए, आप अनमोल ज़रूर हैं लेकिन अकल का दामन मत छोड़िए, आइन का दामन मत छोड़िए, निकालिए आप आइन का वो क्लॉज और आप मुझे वो लंबी बहस बता दीजिए कहाँ है। आइन में बड़े साफ सुथरे अल्फाज में लिखा है कि कोई भी केयर टेकर सेटअप 90 दिन से ज़्यादा नहीं। एक नायाब है, एक अनमोल है, दोनों से गुजारिश है कि देखिए हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, छोड़ दें इस वक्त कि हम किस जमात से ताल्लुक़ है। हम सब तीनों हजरात जो बैठे हुए हैं यहाँ पाकिस्तानी हैं, और उसके लिए ये कोई कह दे कि आइन की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो कोई सियासी बात कर ही नहीं रहा इस वक्त। आइन जो है वो भुट्टो साहब का दिया हुआ है इस मुल्क को, जो मुत्तफ़क़ा आइन है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो तरमीम हुई है, फिरदौस साहब, आइन की बात कर ली जाए तो 9 मई के वाक़यात जो हैं वो आइनी नहीं है। खैर ये एक लंबी गुफ्तगू है, दीगर भी सियासी अमूर के ऊपर बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। नया आपसे जानना चाहूंगी कि ताउला तारड़ साहब ने कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के ऊपर हर हल्के में कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए उनका इलेक्शंस में पंजाब के अंदर जीतना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मोटिव है पंजाब को लेकर? मुझे ये बात बहुत ही मतलब एक नॉन सीरियस बात लगती है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस इस वक्त कुछ लोगों का है। देखें, बहुत से लोग हैं जो कहते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जो सिंध तक महदूद हो गई है, लेकिन पिछले 2 महीनों में ही हमारे सामने जो रियलिटी है वो आ चुकी है। पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक इस तरह के जलसे किए जो शायद खैबर पख्तूनख्वा में सालों में नहीं हुए, इतने वेल अटेंडेड जलसे। हज़ारों लोग, लाखों लोग बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को सुनने आए, वहाँ पर अवाम उनके लिए निकली, और उसके बाद जो यौम तासीस हमने क्वेटा में किया, वहाँ पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ क्योंकि बलूचिस्तान की जो अवाम हैं वो बाशऊर हैं, उनको ये भी पता है कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, और उनके साथ वाहिद एक ऐसी जमात जो सूबों की बात करती है और सूबों को ऑटोनमी देने की बात करती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम भी ये जानते हैं कि और दो जो यहाँ पर सियासी जमातें हैं वो आपस में लड़ रही हैं, वो तकसीम की सियासत कर रही हैं, वो नफ़रत की सियासत कर रही हैं, वो डिवीज़न की सियासत कर रही हैं। एक नौजवान लीडर जब आएंगे यहाँ पर, अभी हमारा 12 तारीख को गुजरांवाला के अंदर हमारा एक जलसा है,
और जिसकी तैयारियां चल रही हैं। उसके अलावा हमारी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, हमारी पंजाब की स्ट्रैटेजी यहाँ पर मौजूद है। मुझे इस बात का यकीन है कि इस वक्त जो हमारी आवाम है, जिसमें से 70% यूथ है, वो तंग आ चुके हैं सियासतदानों के ये पुराने जो तरीके हैं सियासत के। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में मौजूद हैं और पंजाब के अंदर उनकी सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं, अब नज़र भी आ रहा है। पंजाब को लेकर ख़ास तौर पर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कोई पॉलिटिकल यूनियन हो सकता है किसी सियासी जमात के साथ? क्योंकि सिंध में तो इस तरह का कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। सिंध के अंदर तो खैर एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस बन चुका है, लेकिन पंजाब की अगर बात कर दी जाए तो देखें, सियासत के अंदर कभी भी यू नेवर से नो, यू नेवर से नेवर, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वक्त तो हमने किसी भी इस तरह की अलायंस का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं मुख्तलिफ, इन पे गौर किया जा रहा है। और ये एक मामूली सियासी अमल है कि जब इंतखाबात करीब आते हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की गवर्नमेंट के दौरान भी और इस वक्त भी, उस वक्त भी जो एक ग्रुप था जो लीड कर रहा था इंटर पार्टी डायलॉग को, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको लीड कर रहा था। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसा ग्रुप बनाया जा चुका है, ऐसी कमिटीज़ बनाई जा चुकी हैं जो पंजाब में और मुख्तलिफ और सूबों के अंदर स्ट्रेटिजिकली रीच आउट कर रहे हैं। हम पुराने अपने मेंबर्स को भी रीच आउट कर रहे हैं, हम नए, हमारी ऐसी कमिटीज़ भी बैठी हैं जो नए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स की भी तलाश कर रही हैं। तो पार्टी जो पंजाब की पार्टी है वो इस वक्त बहुत मुतहरिक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 12 तारीख को आप हमारा एक पावर शो भी देखेंगे गुजरांवाला के अंदर, जिसकी तैयारियां भी हो रही हैं। तो किसी भी जमात को इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से हमने एक अपसेट आपको दिखाया है, हमने KP में दिखाया है, हमने क्वेटा में दिखाया है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर भी आप देखेंगे कि जो लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर डेड हो चुकी है या एक्टिव नहीं है, उनको बहुत बड़ा एक जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सिंध के अंदर एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस बन गया है। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे अलायंस को जो है वो तोड़ सकती है और इलेक्शंस के अंदर सिंध के अंदर एक बड़ा मार्कअप दिख सकती है बाकी जो पार्टियां उनको? इसका तो मैं जवाब दूंगी अनमोल, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा क्योंकि काफ़ी यहाँ पर बात हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके दौरे हुकूमत में किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। अगर आप देखें तो हम वो वाहिद जमात हैं जिनके दौरे हुकूमत में पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं थे। हमने वी मेड इट अ पॉइंट कि हम जो है वो डिवीज़न और हेट्रेड की सियासत ना करें। इसके बावजूद मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी जो ये गुफ्तगू हो रही है इसके अंदर मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमातें जो हमेशा टेबल पे आके बैठने की बात करती हैं, जो नफ़रत और डिवीज़न की बात नहीं करती, उन जैसी जमातों के ख़िलाफ़ भी इस तरह की कार्रवाई की गई पिछले दौरे हुकूमत में। हमारे लीडर्स को जिस तरह से ट्रीट किया गया, हमारे बड़े लीडर्स को जिस तरह से केसेस के अंदर इन्वॉल्व किया गया, और साथ ही साथ जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म साहब ने एक कल्चर शुरू किया अब्यूज़ का, ट्रोलिंग का, कंटेनर्स पर खड़े होकर गाली गलौज करने का, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का सियासतदानों पे, तो अनफॉर्चुनेटली ये उन्होंने शुरू किया। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी आज ये कहती है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमें नफ़रत की सियासत की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें माफ़ करना चाहिए, हम किसी की विक्टिमाइजेशन को इंडोर्स नहीं करते। यही ज़र्फ़ अगर PTI के लीडर्स ने दिखाया होता जब उनका दौरे हुकूमत था, अगर उन्होंने ये कहा होता कि जी पास्ट में जो हो गया वो ठीक है, अब हमारी हुकूमत है, अब मैं वज़ीर आज़म हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि पार्लियामान को एक सॉवरेन एंटिटी समझकर वहाँ पर जो भी अवामी नुमाइंदे बैठे हैं मैं उनके साथ बैठूँगा, मैं उनके साथ डायलॉग करूँगा, मैं हर फोरम पे जाके उनको चोर डाकू नहीं कहूँगा, मैं उनके ख़िलाफ़ केसेस नहीं बनाऊँगा, तो आज हम यहाँ तक ना पहुँचते। तो थोड़ा सा हमें पस मंज़र भी देखना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पे आज यहाँ हम पहुँचे हैं। अगर आला ज़र्फ़ का मुजाहरा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया, जो सदर आसिफ अली जरदारी ने किया, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं, अगर वही बाकी लोगों ने किया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। नायाब साहिबा, यकीनन बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इन लोगों का और बहुत बड़ी जो है वो इनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। फिरदौस साहब क्या कहेंगे? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं नायाब साहिबा की बातों के ऊपर।
क्या चीज़ है जो आपको मजबूर कर रही है मुस्कुराने पे? मैं क्योंकि इनसे उम्र में बहुत ज़्यादा हूँ और मेरा सियासत से ताल्लुक़ भी बहुत पुराना है। एज़ ए स्टूडेंट लीडर मैं 17 से 18 साल की उम्र से सियासत कर रहा हूँ, तो मेरे अब 51 साल हो गए सियासत करते हुए। मैं अपनी अनमोल बेटी को ये समझाना चाहता हूँ कि जाओ और देखो कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के बारे में क्या क्या कहा है। ठीक है फिरदौस साहब, नायाब आपसे जानना चाहूँगी कि जरदारी साहब अब पंजाब में बड़े सरगर्म हैं, तो कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं पंजाब की आवाम से और कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्का मार सकती है पंजाब में? मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि पंजाब की पूरी एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है। पंजाब भी हमारे लिए उतना ही अहम है जितने पाकिस्तान के बाकी सूबे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से एक नेशनल जमात रही है, तो किसी को भी इस चीज़ की कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई सिंध तक महदूद एक जमात है। हम बाकी सूबों को भी टच कर रहे हैं और पंजाब के अंदर हमारी कमिटीज़ बन चुकी हैं। हम जलसों का इनकाद किया जा रहा है। जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब आ रहे हैं और वो उनका तर्ज़ सियासत है कि वो अवाम के पास जाएंगे। और मैंने आपको ये पहले भी बताया कि पंजाब की अवाम परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वाहिद लीडर हैं जो अवाम के पास जा रहे हैं, जो प्लान लेकर जा रहे हैं कि मैं यूथ कार्ड लेकर आऊँगा, मैं किसान कार्ड लेकर आऊँगा, मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मज़ीद एडिशंस करूँगा, मैं हेल्थ केयर सिस्टम की वो बात कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की वो बात कर रहे हैं। तो ये हमारे मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। नायाब हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रही है और इलेक्शंस के पहुंचाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान की आवाम किसको सपोर्ट करती है। हमारे साथ मौजूद थे फिरदौस शमीम साहब स्काइप के ऊपर और हमारे पास स्टूडियो में ही मौजूद थी नायाब साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का यहाँ वक्त ख़त्म हो चुका है और मुझे डायलॉग से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।